हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 509 का आपका है, जिसमें हम यूनिट 7 ले लेते हैं। और इसमें हमने दो क्वेश्चन को लिया है। पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा, हम इसमें देखेंगे जो सामाजिक विज्ञान कक्षा के लक्षण कौन कौन से हैं। यानी एक टीचर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहा है तो कौन कौन से लक्षण वहाँ पे छात्रों में कक्षा में दिख जाते हैं, जो अपेक्षित भी हैं, जरूरी भी है, हम ये देखेंगे। और दूसरा हम क्वेश्चन ले लेंगे कि रणनीति का चयन निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ रणनीति का मतलब होता है कि जब टीचर पढ़ाता है क्लास में, पढ़ाने के पहले कुछ वो प्लानर बनाता है, प्लानिंग करता है, ठीक है ना, कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो वो रणनीति जो बनाता है, उसको वो रणनीति बनाने के पहले कौन कौन से कारक होते हैं जिनको सोच के रणनीति बनाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हमने आज की वीडियो में लिया है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं जल्दी से ये क्वेश्चन, इनके आंसर। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए आज ले लेते हैं आपकी यूनिट जो है वो 7 ले लेते हैं, और शिक्षण अधिगम रणनीति, क्योंकि हमने कहा था यूनिट 6 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और उसमें हमने आपको बताया था कि जो हम आपकी है यूनिट 7 लेके आएंगे। और कोड की बात करें तो 509 का है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं आज के एक अधिगमकर्ता केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा के अपेक्षित समान लक्षण क्या होते हैं, और यदि टाइम रहता है तो एक रणनीति का चयन निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें से आज सिर्फ 2 ही चीज हम लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शिक्षण अधिगम की रणनीतियां बताएंगे, ठीक है ना। कम पढ़िए, थोड़ा अच्छा पढ़िए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, और यहाँ पे नीचे करते हैं, क्योंकि आपकी पीडीएफ फाइल है। और आप भी जब पढ़िए तो मैं सजेशन करूंगी कि आप भी जो है पीडीएफ से ही पढ़िए, ठीक है ना। देखिए सामाजिक विज्ञान जो है बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, आपको पता ही है। किसमें अर्थशास्त्र है, इतिहास है, ठीक है ना, और ज्योग्राफी भूगोल है। इन चीज़ों को मिक्स करके ही सामाजिक विज्ञान बनाया गया है। जो आपके एनसीएफ 2005 है वो क्या कहता है, तो ये कहता है कि विषय वस्तु स्थानीय संसाधनों के लिए गतिविधियों के माध्यम से संप्रेषित होनी चाहिए। यानी विषय वस्तु जो है, जो स्थानीय संसाधन है, उनके माध्यम से लिए हुए होनी चाहिए, ठीक है ना। और सामाजिक विज्ञान जो है वो शिक्षार्थियों में, विद्यार्थियों में एक विवेचित, नैतिक और मानसिक ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य होता है उसमें, कि व्यक्ति जो है अपने मूल्य को पहचाने और समझें, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को एक अंतःक्रियात्मक पर्यावरण में संगठित किया जाना जरूरी है। इसीलिए हम सामाजिक विज्ञान में पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005 जो है उन विधियों पर प्रकाश डालता है जो कि सृजनात्मकता, सौंदर्यात्मकता एवं विवेचित परिप्रेक्ष्यों को प्रोन्नत करता है, यानी उन्नत करता है, आगे बढ़ाता है। समस्या समाधान, नाटक तथा भूमिका निर्वाहन एवं दृश्य श्रव्य सामग्रियों के साथ फोटो, चार्ट, मानचित्र आदि का भी प्रयोग किया जाता है। किसमें? शिक्षण विधियों में, जिसे हम टीचिंग एड बोलते हैं, ठीक है ना। ये शिक्षण सामग्री ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक अधिगम जो होता है वो वातावरण सृजित करता है, यानी वातावरण का निर्माण करता है, और जो कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में अधिगमकर्ताओं की देखभाल करता है। और यह इकाई जो है, इसमें हम सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम की कुछ रणनीतियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें अभी हम आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक अधिगमकर्ता केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा के समान लक्षण क्या है, ये देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन होता है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले एक शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होता है। तो एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि कक्षा को रुचिकर बनाना, यानी पढ़ाने के साथ में पढ़ाई जो हो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चे इंटरेस्ट लेके उसमें पढ़े, रुचि लेकर पढ़े। और यह तभी संभव है जब अधिगमकर्ता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और समान लक्षण जो एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अपेक्षित है। तो निम्नलिखित अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। सबसे पहला इसमें लक्षण के रूप में ले लेते हैं, सबसे पहला ले लेते हैं कि अधिगमकर्ताओं के अनुभवों का उपयोग करना, ठीक है। अधिगमकर्ता ने जो सीखते हैं, जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो क्या है? अधिगम करते हैं। तो आप यहाँ पे विद्यार्थी भी लिख सकते हैं, छात्र भी लिख सकते हैं कि छात्रों के अनुभवों का उपयोग करना, ठीक है ना। तो इसमें पहले को समझ लेते हैं। प्रत्येक अधिगमकर्ता समाज का एक सदस्य है और अपने वातावरण से सक्रियता से अंतःक्रिया करता है, और अधिगमकर्ता के
अनुभव शिक्षण के लिए अच्छे संसाधन है। अधिगमकर्ताओं के अनुभवों का उपयोग करना, अधिगमकर्ताओं को व्यक्त करने के साथ साथ कक्ष प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं छात्रों से क्वेश्चन करते हैं और या फिर उन्होंने जो आंसर बताया या नहीं बताया हम खुद ही उसको आंसर देके वहीं पे उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें छात्रों से क्वेश्चन करने चाहिए, हमें छात्रों को क्वेश्चन देने चाहिए, प्रश्न देने चाहिए और कहने चाहिए आप इनके आंसर को सेलेक्ट करें, सर्च करें और हमें बताएं। इससे क्या होता है, छात्र को जो पहले का ज्ञान होता है वो भी बढ़ता है, जो उसका अनुभव तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है वो भी बढ़ता है, व्यक्त करने का उसको एक मौका मिलता है, सोचने का एक मौका मिलता है उसे, ठीक है ना, और यह एक अवसर होता है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया तो अधिगमकर्ताओं के अनुभवों का उपयोग करना। अब हम दूसरा उदाहरण के तौर पे यहाँ पे भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब आप कृषि में प्रयुक्त प्रक्रियाओं को पढ़ाते हैं, आप विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि उसने उन प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें वर्णन करने को कह सकते हैं कि हम पौधे को रोपते हैं, पौधे को लगाते हैं, किसी पेड़ की कलम की छटाई करते हैं या कलम लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं आप बताइए, क्या आपने सब कुछ देखा है? इस तरह से भी आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पढ़ाना, जरूरी नहीं है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में कंटेंट दिए हैं, विषय वस्तु दी है, सिर्फ आप उसी को पढ़ाएं। आप अतिरिक्त भी उनको पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, जब आप भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बात करते हैं तो आप अधिगमकर्ताओं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के राज्य के क्षेत्र के बारे में पता लगाने को कहें। अगर हम कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप स्टूडेंट से कह सकते हैं, छात्र से, कि झांसी की रानी है वो कहाँ की थी, सीधी सी बात है वो झांसी की थी। नाना साहब, तात्या टोपे, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनके बारे में हम पढ़ाते हैं। तो आप बच्चों से कह सकते हैं, छात्र से कह सकते हैं कि इनके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन लेके आइए, घर से जाइए और कल लेके आइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है ना, इनका जो है बचपन कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा, इन्होंने कैसे शिक्षा ली, इसके बारे में भी आप बच्चों से कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, समुदाय के संसाधनों का उपयोग करना। अब समुदाय के दोनों प्रकार के संसाधन, जो मानवीय एवं प्राकृतिक समुदाय, तीन तरह के संसाधन वैसे होते हैं, लेकिन यहाँ आर्थिक भी होता है, लेकिन यहाँ मानवीय और प्राकृतिक दो तरह के संसाधन जो हैं, इनमें जो होता है इनका आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये विद्यालय एवं समुदाय के बीच की एक मजबूत कड़ी होती है, एक पुल का काम करता है ये, ठीक है ना। विद्यालय गतिविधियों में समुदाय को शामिल करके ही प्राप्त किया जा सकता है। समुदाय के बिना तो विद्यालय चल ही नहीं सकता है। निरीक्षण का काम, रेख देख का काम, सभी का काम समुदाय का होता है और इसे दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, अधिगमकर्ताओं के समुदाय के अनुबंधजन अधिगम को लेकर, यानी कि सीख को लेकर, अनुभव को लेकर, और दूसरा समुदाय को विद्यालय में आमंत्रित करके। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जब समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है तो विद्यालय के छात्र कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, वहां के बारे में समझ सकते हैं, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं वो भी आप वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक मुद्दों में अन्वेषण के लिए स्थान सृजित करना। अन्वेषण यानी खोज के लिए। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य है बच्चों को समाज की चुनौतियों एवं समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना। और शिक्षक जब स्थानीय मुद्दों को पाठ में नहीं जोड़ते हैं तो बच्चे अपने समाज के मुद्दों को तब तक नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसमें उसको जोड़ना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंगिक भेदभाव हमारे देश के अधिकांश भागों में प्रचलित सामाजिक मुद्दों में से एक है। अब लैंगिक भेदभाव के लिए किए जाने वाले कार्यों का पता लगाने के लिए बच्चों द्वारा उनके पड़ोस के घरों में दौरा कर एक अध्ययन किया जा सकता है। आप जो है बच्चों के साथ एक अध्ययन की योजना बना सकते हैं, वहां पे सूचना एकत्रित कर सकते हैं, कितने घर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने घर हैं, कितने उस घर में बच्चे हैं, कितने घर में उस घर में कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं, ठीक है ना, क्योंकि लैंगिक भेदभाव तो यही होता है ना, उनके साथ कैसा व्यवहार क्या किया जाता है। तो ये सभी चीजें जो है आप बच्चों के साथ रह के भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्रियाकलाप में कि अपने क्षेत्र में कोई एक सामाजिक मुद्दा चुने, मुद्दे के बारे में अधिक सूचना अन्वेषित करने के लिए बच्चों को शामिल करते हुए योजना बनाए। जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया लैंगिक भेदभाव, आप ले सकते हैं कि सामाजिक मुद्दा लैंगिक भेदभाव है और उसके बाद आप उसके बारे में एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, ठीक है, कि लैंगिक भेदभाव क्या होता है, आपको किस तरह से इसको जानेंगे, बच्चों को किस तरह सौंपेंगे, तो बच्चों को लेके जाएंगे गाँव में, ठीक है ना, वहाँ उनके बारे में बताएंगे। फिर अगला है मानव अधिकारों की चर्चा करना। तो
तो सामाजिक विज्ञान एक विषय है और जिसमें मानव अधिकारों की चर्चा के लिए बहुत सारा प्रचुर विस्तार, यानी बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। हम इसमें नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन में मानव के बारे में पढ़ते हैं, उनके अधिकार कौन कौन से हैं, क्या क्या दिए गए हैं, उनकी स्वतंत्रता क्या क्या दी गई है, सब चीज़ें, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना हम सब कुछ सिखाते हैं। किसके माध्यम से? सामाजिक अध्ययन के माध्यम से। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं एवं मानव अधिकार, राज्य की नीति के निष्कर्ष सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा करते हैं। जीवन कौशलों को विकसित करने के लिए स्थान सृजित करना। अब जीवन कौशल यानी जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे कौशल होते हैं, बच्चा सीखता है, फिर जीवन कौशलों को विकसित करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई किसी का भी कुछ भी काम करता है, क्योंकि योग्यताएं जो होती हैं सभी में होती हैं और अपने दैनिक जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन कौशल का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए प्रभावी संप्रेषण जीवन कौशलों में से एक है और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं से चयनित विषय पर बोलने को कहकर आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से जीवन कौशल के बारे में भी आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग कर। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, हमारी स्मृति जो हम सुनते हैं अपेक्षाधिक लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है ना, और ये अधिगम को अच्छी प्रकार से पकड़े रहता है। जैसा कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रचुर विषय वस्तु, शिक्षक केवल चाक और वाचन विधि का उपयोग करता है, तो विशेष रूप से मूर्त संकल्पना को समझने में बच्चों के लिए मुश्किल है, लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्रियों में सामाजिक विज्ञान की कक्षा को जीवन देने की शक्ति है। यदि टीचर सिर्फ बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा है तो शायद बच्चों को इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो कुछ टाइम बाद वो उस चीज को भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज को देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है। लेकिन वही चीज यदि बाहर ले जाके प्रयोग के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से कराई जाए, बाहर ले जाके दृश्य के माध्यम से कराई जाए, तो बच्चे इस चीज को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। जैसे कपास, सिल्क, जूट उद्योग के बारे में यदि आप पढ़ा रहे हैं तो एक आप वीडियो क्लिप का भी उपयोग कर सकते हैं। जीवन कृषि से लेकर तैयारी सामग्रियों के विपणन के उद्योग के विभिन्न चरणों को दिखाता है, और यह कम से कम औद्योगिक केंद्रों की स्थिति को दिखाने वाले चार्ट एवं नक्शे को अधिगमकर्ताओं को दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण ऐसा भी दे सकते हैं कि यदि आप स्टेट और जिले या फिर इंडिया के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे जितने स्टेट है उनके बारे में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे शायद उतना नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन यदि वही चीज़ आप बोर्ड की बजाय, बुक की बजाय मैप में पढ़ाइए और मैप में बताइए तो बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और उस चीज़ को उनको लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ याद भी रहेगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बहुदृष्टिकोण के लिए सम्मान। तो भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और नागरिकों को उनके दृष्टिकोणों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। सामाजिक विज्ञान में आप बहुत कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों को उनके दृष्टिकोणों को व्यक्त करने की अनुमति दें और ताकि प्रत्येक जो समान अवसर प्रदान करे और प्रत्येक अधिगमकर्ता को अन्य के दृष्टिकोणों को सम्मान प्रदान करे। तो यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आप ये बड़े आराम से लेके बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बहुभाषावाद का उपयोग। बहुभाषावाद यानी कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां होती हैं, मातृभाषा बहुत सारी होती हैं। जितनी तरह के लोग होते हैं उतनी तरह की मातृभाषाएं, उतनी तरह की बोलियां होती है, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे जो होते हैं भाषा में शब्दों के अर्थ को समझाना भी जरूरी होता है, यानी कि शिक्षक बच्चे की भाषा जानता है, वो समझा सकता है उसे, क्योंकि मातृभाषा अलग होती है, स्कूल की जो भाषा होती है सबकी एक ही भाषा होती है। तो कभी कभी दूसरे बच्चों से भी सहायता ली जा सकती है, शिक्षक आत्मविश्वास अनुभव करता है। तो जैसे इतिहास में महत्वपूर्ण शब्दों जैसे स्मारकों, शिलालेख आदि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, भाषाएं होती हैं, उनके शब्दों को आप ढूंढ सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि उपयुक्त सभी लक्षण सामाजिक विज्ञान की प्रत्येक कक्षा में प्रदर्शित होने चाहिए। तो देखिए जो उपयुक्त मैंने कहा कि ये लक्षण है आपके सामाजिक विज्ञान के, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो हैं बहुत सारे हैं और इन बहुत सारे ऑप्शनों में आपको कुछ ही ऑप्शन लेने हैं, ठीक है ना। तो इनमें से आप अगर 6 या 7 भी ले लें और 6, 7 लेने के बाद उसको अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर दें तो आपको फुल मार्क्स इसमें आपको मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब अगला ले लेते हैं कि एक रणनीति के चयन को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में बहुत सी रणनीतियाँ होती हैं, यानी कि जो शिक्षक काम करता है वो अपना खुद निर्णय लेता है, खुद रणनीति बनाता है, खुद वह एक तरह से कि प्लानर जिसे हम कहते हैं, हम वो बनाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना, किन चीज़ों को पहले रखना है, किन को बाद में रखना है, सभी चीज़ें। तो उसके पहले क्या विचार करना जरूरी है टीचर के लिए। तो एक रणनीति के चयन को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, रणनीति बनाने के पहले क्या क्या करना जरूरी, सबसे पहले इसमें उद्देश्य आ जाता है, ठीक है।
प्रत्येक इकाई बच्चों को कुछ उद्देश्य के साथ पढ़ाई जाती है और उद्देश्य के प्रकार, ज्ञान, समझ, कौशल आदि पर निर्भर रणनीति का चयन आप कर सकते हैं। यानी जो उद्देश्य होता है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर एक जो चैप्टर लेसन होता है वो उद्देश्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है। फिर विषय वस्तु, तो प्रत्येक विषय वस्तु जो होती है वो विभिन्न रणनीतियों की मांग करता है। मान लीजिए कि विषय वस्तु भूत यानी बीते हुए को दृश्य कराने की मांग करता है। अब एक इतिहास है, उसमें आप घटना कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अब अकबर के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, वो घटित हो चुका है। अब लोगों की समझ में उतना नहीं आएगा कि उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पे मांग वो दृश्य की कर रहा है कि अगर वो सामने उस तरह का ड्रामा क्रिएट किया जाए, ठीक है ना, तो बच्चों की समझ में वो चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे रणनीति होनी चाहिए कथावाचन की, ठीक है, किस चीज की होनी चाहिए, कथावाचन की। और इसी प्रकार आप विषय वस्तु का विश्लेषण कर सकते हैं। संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता जो होता है वो भी रणनीति के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक एक अच्छी रणनीति को सोचता है, किंतु यदि संसाधन उपलब्ध नहीं है तो नियम रणनीति का अनुकरण करना शिक्षक के लिए संभव नहीं है। तो संसाधनों की उपलब्धता, मान लीजिए कोई चीज पढ़ाना है, अब उसमें कोई एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल करवाने हैं, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, ज्योग्राफी में ही ले लीजिए, हमें प्रैक्टिकल करवाने हैं, माप वगैरह करवाने हैं, लेकिन जो माप जिससे करवाने हैं इंस्ट्रूमेंटल ही वहाँ पे नहीं है, टूल्स ही नहीं है, तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो संसाधनों की उपलब्धता भी यहाँ पे जरूरी है। विद्यार्थियों की योग्यता होना भी जरूरी है। किसी भी निर्णय के लिए विद्यार्थी केंद्र बिंदु होते हैं, तो विद्यार्थियों में रुचि का होना बहुत जरूरी है। कौशल और उनकी योग्यता को, कि जो आप रणनीति का चयन करें वो उसमें सकुशल खरे उतरे, उस चीज को वो कर सके, समझ सके। शिक्षक की संसाधन संपन्नता, ठीक है, क्योंकि शिक्षक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है संसाधन को दोहन करने में। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर टूल्स ही नहीं है तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा, लेकिन यदि टूल्स हैं भी और शिक्षक को ही नहीं पता किस तरह से यूज करना है, तो ये होगा ना कि शिक्षक की संसाधन संपन्नता होनी चाहिए, कि जो संसाधन वहां पे हैं, जो मेथड, जो शिक्षण उपागम उसको दिए जा रहे हैं, उसको किस तरह से अनुकरण करना है, किस तरह से यूज करना है, ये जो है टीचर को आना चाहिए। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे शिक्षण अधिगम रणनीतियां ले लेंगे, कौन कौन सी, क्योंकि शिक्षण अधिगम जो रणनीतियां हैं आपकी बहुत सारी हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे भूमिका निर्वाह के चरण कौन कौन से, हालांकि पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में जो है हमने क्या पढ़ा। तो देखिए आज की जो वीडियो में है, हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया था, रणनीति तो टीचर बनाता है, लेकिन उसको चयन को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो वो हमने देखा। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने ये देखा कि जो सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ाए जाते हैं उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, किस उद्देश्य को लेकर वो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आज हमने देखा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण अधिगम लेके आपके लिए शिक्षण अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं वो लेके आएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।